नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आज भी बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल होगा। बोर्ड के एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने उठाया है, जो लगभग हर वर्ष प्रतिवर्ष जो है बोर्ड की परीक्षा में इससे 100% निश्चित ज़रूर प्रश्न आते हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव आवर्त सारणी में क्या डिफरेंस थे, आखिर आधुनिक आवर्त सारणी की कितनी उपयोगिता थी और मेंडलीव आवर्त सारणी की कितनी उपयोगिता थी। आपको तो पता ही है कि आवर्त सारणी आपके सिलेबस के लिए, चाहे आप 10वीं की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं, आप बोर्ड एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए समर्पित है। लेकिन इससे पहले, अगर आपने मेरी सारी वीडियो नहीं देखी है, आजकल मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ सब बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल है। मात्र वीडियोज़ को देखकर ही आप जो है बोर्ड के 75 से 80% जो है तैयारी कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और पूरी वीडियो को देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यदि पुराने हैं तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर कुछ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज का बोर्ड स्पेशल, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करते हैं। पहले तो कुछ जीके टाइप के प्रश्न हम आपको बताएंगे, फिर हम आपको इसके आने वाले सेशन में बताएंगे कि क्या होता है डिफरेंस, मेंडलीव आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या डिफरेंस। ये क्वेश्चन लगभग प्रतिवर्ष मैंने बोर्ड के पेपर में देखा है। इसलिए बोर्ड के एग्ज़ाम से प्रेरित होकर, जो कि आगामी बोर्ड यूपी बोर्ड एग्ज़ाम आगामी है, या CBSE वाले भी इसे देख सकते हैं। तो चलिए, ये 10वीं और 12वीं दोनों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। पहला क्वेश्चन इसमें करा कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी, जो वर्तमान में चल रही है, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं, कई सारे नाम इसके हैं। आप इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से यहाँ पूछा गया है। उसके जो बनाने वाले थे वो मोस्ले थे। कहीं कहीं मोस्ले लिखा जाता है, कहीं कहीं मोजले लिखा जाता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। बस समझिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता मोजले थे या मोस्ले थे। ठीक है ना दोस्तों। अब जो बता रहा कि मेंडलीव के समय में आवर्त सारणी तैयार की गई थी, उसके बारे में कुछ बातें हैं। कहा कि मेंडलीव के समय आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी थी, मतलब उस समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी जिसे मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में सम्मिलित किया था। 63 तत्वों को मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या किया गया था, वहां पर सुरक्षित रखा गया था, संरक्षित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तथा वर्तमान में कुल कितने तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्तमान में कुल कितने तत्व हैं, तो वर्तमान में कुल लगभग 118 तत्व। आप दोस्त लगभग लगा के बोलिएगा, लगभग, क्योंकि बन तो चुकी है लेकिन तत्वों की खोज अब भी जारी है। 1 2 3 4 तत्व बढ़ते जाएंगे, तो हम उसके लिए जो है एग्जैक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे तत्व हैं जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो हम यहाँ पर लगभग शब्द का प्रयोग करके जो है इसे क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न करा कि मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में क्या थे, 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। पहले वर्ग और आवर्त की बात कर लें। अगर हम किसी आवर्त सारणी में अगर आपके पास आवर्त सारणी है तो नहीं, इससे पहले मैंने आवर्त सारणी पे एक वीडियो बनाकर डाल दिया। पूरी आवर्त सारणी को शॉर्टकट तरीके से किस प्रकार से याद कर सकते हैं आप, वो मैंने पूरा जो है बना के इसी चैनल पर डाला हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्त। तो चलिए, अगर आप किसी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे चलते हैं, इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे चलते हैं, तो यह आपका जो है वर्ग होता है। वर्ग नंबर 1, वर्ग नंबर 2, वर्ग नंबर 3, वर्ग नंबर 4,
5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, इस प्रकार से ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, चौथा वर्ग है, 15, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। ठीक है, किसी भी आवर्त सारणी में यदि आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर भी चलते हैं, इस प्रकार से देखिए, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चलते हैं दोस्त, तो आप उसे हमेशा क्या कहेंगे? आप उसे हमेशा वर्ग कहेंगे। यानी अब तो आप समझ ही गए होंगे, किसी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने पर उसको हम क्या कहते हैं? वर्ग। या वर्ग को हम उसको हम वर्ग कहते हैं, या वर्ग को हम कभी कभी समूह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह। और इंग्लिश में इसे ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप। ठीक है, किसी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने पर इसे वर्ग या समूह कहते हैं। ये बात मेंडलीफ ने भी मानी थी और ये बात मोजले ने भी मानी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी के को बनाने वाले हैं। प्राचीन आवर्त सारणी को बनाने वाले मेंडलीफ है। ठीक है, और किसी भी आवर्त सारणी में दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, यानी क्षैतिज दिशा में चलने पर, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं चलने पर जो है, इसे हम जैसे आवर्त, उसे हम आवर्त, या फिर कभी कभी कहीं कहीं पर आप इसे श्रेणी लिखा पाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप इस तरह से चलें, दाएं से बाएं चल रहे हैं या बाएं से दाएं चल रहे हैं, तो आप इसे क्या बोल रहे हैं? आवर्त बोल रहे हैं। ठीक है ना, या आप श्रेणी भी बोल सकते हैं, जिसे हम पीरियड या सीरीज भी कह सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में। तो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं चलने पर हम इसे क्या बोल सकते हैं? आवर्त बोल सकते हैं। यानी आप इस ऐसे चलेंगे या फिर आप ऐसे चलेंगे तो आप आवर्त में हैं। और इसमें यदि आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चल रहे हैं तो आप इसे वर्ग बोलेंगे। इस प्रकार से खींच दिया जाता है। तो यानी यहाँ देखिए, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, जो भी है, आप इस तरह से चलते हैं तो ये आप आवर्त सारणी में आवर्त बोलते हैं इसे। और जब आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चलते हैं तो आप इसे क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आवर्त और वर्ग आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं उससे संबंधित। कह रहा कि मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग, यानी इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वर्ग थे। कितने वर्ग थे? 9 ठो। और आवर्त कितने थे? और 7 आवर्त थे। वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठो आवर्त थे, इस प्रकार से। और आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी है? अब की आवर्त सारणी में वर्तमान जिसे मोजले की आवर्त सारणी कहा जाता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कुल दिखा रहा 18। यानी इस तरह से 36 लाइन कितनी है? कुल टोटल आपको 18 मिलेगा। कितना मिलेगा? 18। और आगे का प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या। जी हाँ, मेंडलीफ आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या थी 7। कितनी थी? देखिए, 9 वर्ग और 7 आवर्त यहाँ पर। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या जो है कितनी है? 7 है। यानी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में भी आवर्तों की कुल संख्या कितनी थी? 7 थी। और आधुनिक आवर्त सारणी में भी आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 है। इसमें डिफरेंस नहीं है दोस्त, इसमें डिफरेंस नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर, यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर को क्या कहते हैं? तो उसको हमने भी बताया, वर्ग या ग्रुप, या उसको हम समूह भी कह सकते हैं, है कि नहीं? ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर से नीचे, जिसको वर्टिकल कॉलम कहते हैं। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने पर जो है, हम इसे क्या कहते हैं? ग्रुप या समूह कहते हैं। जिसको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं कि नहीं? ठीक है, तो यानी इस तरह से जो जाते हैं आप, ऊर्ध्वाधर इसे बोला जाता है। और कहा कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? तो दोस्त, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को हम कहते हैं वर्टिकल कॉलम। क्या कहते हैं? वर्टिकल कॉलम। और आगे है, आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? मतलब दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, जैसे मैंने अभी बताया पीछे, क्षैतिज स्तंभ चलना है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आवर्त कहते हैं, उसे हम पीरियड कहते हैं, उसे हम कभी कभी श्रेणी भी कहते हैं, सीरीज भी कहते हैं। इसके कई सारे नाम हैं। ठीक है ना दोस्त? तो मे भी ये तो आपके नॉलेज के लिए था। अब हम चलते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट पर।
जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं, हमारा टॉपिक आ चुका है। हमारा टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक है मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर। ये प्रश्न जो है दोस्त बोर्ड में प्रतिवर्ष 100% पूछे जाने वाला प्रश्न है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे ध्यान दे, चाहे वो 10th के बच्चे हो चाहे वो 12th के बच्चे हो, सब लोगों के लिए ये प्रश्न जो है इस वर्ष 2021 के बोर्ड एग्जाम में श्योर आने वाला है। इसको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और मेरे साथ या तो आप कॉपी और कलम लेके लिखते चलेंगे, या फिर बाद में मैं आपको क्या करूँगा, आवर्त दोनों के लिए स्क्रीनशॉट के लिए ऑप्शन दे दूंगा। यदि आप स्क्रीनशॉट के लिए आपके पास जो है ऑप्शन नहीं है, तो आप वीडियो को रोक रोक करके जो है पोस्ट करके लिख सकते हैं, फिर आप प्ले कर सकते हैं। अब आपको जैसे सुविधा हो आप वैसे कर सकते हैं, मगर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, करा कि पहले मेंडलीव के बारे में बात करते हैं। मेंडलीव महोदय ने क्या कहा था? मेंडलीव महोदय ने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यानी मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान का क्या मतलब होता है? परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है परमाणु भार, ठीक है। इस चीज़ को द्रव्यमान मतलब भार, यहाँ परमाणु द्रव्यमान का मतलब भार, यानी यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान, आप थोड़ा कठिन शब्द लग रहा है, आप यहाँ पे परमाणु भार लिख सकते हैं। तो मैं बोलूँगा तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया। किस आवर्त सारणी में? मेंडलीव की आवर्त सारणी में। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो पहला पॉइंट समझ में आया होगा। अब दूसरा पॉइंट चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी क्या कहती है कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में रखा गया। परमाणु संख्या, फिर शब्द आ गया, क्या गया? परमाणु संख्या। जहां परमाणु संख्या का क्या तात्पर्य है? परमाणु संख्या का तात्पर्य है, संख्या के स्थान पे आप क्या लिखेंगे? क्रमांक लिख देंगे। क्या लिख देंगे? क्रमांक। तो आप बोलेंगे परमाणु क्रमांक। क्या बोलेंगे? परमाणु क्रमांक। अब तो आसान हो गया, ये परमाणु भार पर आधारित है और ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी उनके बढ़ते परमाणु क्रमांकों के क्रम में क्या की गई है? व्यवस्थित की गई है। बढ़ते परमाणु क्रमांकों के क्रम में क्या की गई है? व्यवस्थित की गई है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, तो दूसरा पॉइंट देखते क्या कहता है। दूसरा पॉइंट में कहता है इसमें 8 समूह, मेंडलीव आवर्त सारणी में 8 समूह मतलब 8 ग्रुप थे, और जो है 6 पीरियड होते हैं। यानी 8 इसमें जो है समूह और 6 ठो आवर्त होते हैं। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने होते हैं? 18 समूह। यानी समूह का मतलब ऊपर से नीचे तक की जो जो वर्ग मैंने अभी बताया, उसमें जो है 18 समूह तथा 7, इस प्रकार से 7 जो है पीरियड या 7 जो है आवर्त होते हैं, ठीक है। 7 आवर्त और समूह इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल, जिसको खड़ी लाइन कहते हैं, इनकी संख्या जो है कितनी होती है? 7। इनकी संख्या 18 होती है आधुनिक में। यानी मेंडलीव में समूहों की संख्या 8 समूह और 6 जो है, यहाँ पे कुछ गलत दिखा रहा है। इसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या है कि 9 समूह और अभी आपने पढ़ा 7 पीरियड होते ना, और इसमें आधुनिक वाले में कन्फ्यूज मत होइएगा, 9 समूह लिख लीजिए और 7 पीरियड यानी 7 आवर्त लिख लीजिए। इसमें 18 समूह और 7 आवर्त इसमें आधुनिक वाले में। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 ठो पीरियड या 7 ठो वर्ग, सॉरी समूह, वर्ग समूह नहीं बल्कि आवर्त होते ना। फिर से एक बार क्लियर करिए दूसरा वाला पॉइंट। मेंडलीव आवर्त सारणी में 9 समूह, कितने? 9 समूह और 7 जो है आवर्त होते हैं। 9 समूह और 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और जो है 7 आवर्त होते हैं। अब कंफर्म हो गया होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला पॉइंट तीसरा, मेंडलीव आवर्त सारणी में कई कमियां विसंगतियां पाई गईं। बहुत सारे जो है जिसको मेंडलीव की आवर्त सारणी का दोष कहा जाता है, इसको भी मैं दूंगा, क्योंकि यह भी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको भी जो है हम लोग
लेके चलेंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद, चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उस वीडियो मेंडली पावर सारणी के जो है उसमें आपको क्या क्या उससे लाभ है और क्या क्या जो है वहाँ से उनकी आवर्त सारणी में कौन कौन से दोष हैं, इसके ऊपर भी वीडियो मैं जो है अपलोड करने वाला हूँ। तो बस आप चैनल पे बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। मेंडली पावर सारणी में कई कमियां, कई विसंगतियां पाई गई, जैसे हाइड्रोजन का स्थान, समस्थानिकों का स्थान, आधुनिक परमाणु द्रव्यमान या आधुनिक परमाणु भार वाले, यानी अधिक परमाणु भार वाले तत्व को पहले और कम परमाणु भार वाले को बाद में रखना। ठीक है ना। कहेगा हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया गया, क्योंकि हाइड्रोजन समस्थानिक होता है, इसके स्थान का कोई निर्धारण नहीं है। क्यों हाइड्रोजन का स्थान निर्धारण नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है प्रथम वर्ग के क्षार धातुओं के साथ भी समानता प्रकट करता है और सप्तम वर्ग के जो है हैलोजनों के साथ भी समानता प्रदर्शित करता है। इसलिए हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं है कहाँ पे रखा जाए। वैसे कहीं कहीं आवर्त सारणी में आप देखेंगे तो फर्स्ट ए वर्ग में जो है क्षार धातुओं के साथ हाइड्रोजन रखा था, कहीं कहीं आप देखेंगे तो सेवंथ ए वर्ग में हैलोजनों के साथ हाइड्रोजन को रखा जाता है। इसका स्थान निश्चित निर्धारित नहीं किया, लेकिन दोनों जगहें उसके लिए क्या है, सही है, लेकिन कोई स्थान निर्धारण नहीं है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि अभी तक तो स्थान यहाँ पर जो है निर्धारित नहीं किया गया। मेंडली आवर्त सारणी में कई कमियां, विसंगतियां पाई गई, जैसे हाइड्रोजन का स्थान, समस्थानिकों का स्थान और द्रव्यमान अधिक परमाणु भार वाले तत्व, कोबाल्ट को कम परमाणु भार तत्व निकिल से पहले रख देना। यानी पहले आपको निकिल रखना चाहिए था जिसका परमाणु भार कम है, उसके बाद आपको कोबाल्ट रखना चाहिए था। ये सारी विसंगतियां, ये सारी गलतियां, ये सारी जो है कमियां थी। ठीक है ना। इसमें ये सारी कमियां, विसंगतियां नहीं पाई गई बल्कि दूर हो गई। यानी ये आवर्त सारणी जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी के आधार पर ही बनाई गई है, और जो भी कमियां थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में उसे सुधार कर आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई है। ठीक है ना, उसी को आधार मानकर। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? लिखते चलिए लिखते चलिए लिखते चलिए। कहा कि तत्वों के स्थान, ग्रुप मतलब समूह तथा आवर्त का अनुमान लगाना संभव नहीं है। यानी कौन सा तत्व किस समूह या किस आवर्त में रहेगा, इसका अनुमान लगाना जो है संभव नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के ग्रुप आवर्त का पता लगाना क्या है, जो है संभव है। यानी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दोस्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर भी वीडियो मैंने अपलोड की है, मैं आपको बताता चल रहा हूँ। जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कठिन लगता है, नहीं आता है, बड़े ही आसान तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने पढ़ाया है, और आप जाके उसे देख सकते हैं। तो आप सपोर्ट करिए मेरा, और आगे मैं आपको ऐसे ही परीक्षा के टाइम शानदार से शानदार वीडियो देता रहूँगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां, इसमें संक्रमण तत्वों का अलग से स्थान नहीं है। संक्रमण तत्व का डी ब्लॉक के कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं, और संक्रमण तत्व जो है सोना, चांदी, यही सब संक्रमण तत्व होते हैं। इनके लिए कोई अलग से स्थान नहीं है, लेकिन इसमें संक्रमण तत्वों का स्थान क्या कर दिया गया है, अलग से दिया गया है। ठीक है दोस्त। और करा कि यह किसी ग्रुप, यानी ग्रुप मतलब समूह, तत्वों के रासायनिक गुणों की समानता व्याख्या करने में असमर्थ है, क्योंकि यह पूरी तरह से जो है किस पे बनी हुई सारणी है, परमाणु भार पे, इसलिए किसी भी ग्रुप या समूह के तत्व की जो है व्याख्या करने में क्या है, असमर्थ है। यह किसी ग्रुप में तत्वों के रासायनिक गुण की जो है समान, यहाँ देखिए कह रहा कि किसी ग्रुप में तत्वों के रासायनिक गुण समान इसलिए होते हैं, इनमें तत्वों की संयोजकता, इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, अर्थात इसकी व्याख्या करने में ये जो है आधुनिक आवर्त सारणी जो है सक्षम है। वह बताती है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन घटते या बढ़ते, उससे उनकी संयोजकताओं को ज्ञात कर लिया जाता है, और संयोजकताओं को ज्ञात करने के बाद जो है उनके वर्ग और समूह की पहचान कर ली जाती है, जिसमें ये आवर्त सारणी क्या है, सफल है। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसमें अक्रिय गैस नहीं है, यानी 0 वर्ग में जहां हमने अक्रिय गैसों को रखा है, वर्ग नंबर 18, इसमें अक्रिय गैस रखी जाती है, लेकिन मेंडली पावर सारणी में अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं है, और इसमें
अक्रिय गैस जो है अलग से रखा गया है एक जीरो वर्ग में। अक्रिय गैसें कौन होती हैं? वे गैसें जिनका अष्टक पूरी रूप से भरा होता है या जिनका अष्टक पूरा होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अक्रिय गैसें कहते हैं। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ें। कह कि लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट सीरीज इसमें क्या है? उपस्थित है। एफ ब्लॉक की दो आप एफ ब्लॉक के दो आवर्त बोल सकते हैं। एक का नाम होता है लैंथेनाइट और सबसे नीचे एफ ब्लॉक जो होता है एक का नाम होता है एक्टिनाइट, जो कि मेंडली पावर सारणी में क्या है? अनुपस्थित है। और इसमें क्या कह रहा है कि इसमें आवर्त सारणी के नीचे लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट दिए जाते हैं। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट का जिक्र है, जबकि मेंडली पावर सारणी में लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट का कोई जिक्र नहीं है, इसमें है। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो ये वीडियो रही आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और यदि आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए जो है ऑप्शन दे रहा हूँ दोस्त, यहाँ से आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये दूसरे पॉइंट का जो अभी मैंने पढ़ा है इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक जो है इन पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्त बस आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, करना मत भूलिए। चलते हैं, मिलते हैं इसी तरह की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रतिवर्ष आने वाले प्रश्नों की सीरीज में। अब तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।